बाबा महाकाल के दर्शन करने जाओ तो एक मंत्र बोलना चाहिए या कि प्रदेश में अच्छे से काम करना तो शिवाय नमः विष्णुवे नमः शिवाय नमः विष्णुवे नमः अपने सारी नैया पार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक बयान क्या है? मैं जो काम करता हूं या मेरा जो काम चल रहा है वो ओम शिवाय नमः, ओम वैष्णवे नमः। मध्य प्रदेश में मुझे ऐसा लगता है कि मोहन यादव को काम नहीं करने दिया जा रहा है। मोहन यादव स्कूटी नहीं दे पाए, लेकिन मंत्रियों के लिए नई गाड़ी उन्हें खरीदनी पड़ी। क्योंकि बाबा महाकाल के दर्शन करने जाओ तो एक मंत्र बोलना चाहिए या भगवान विष्णु के साथ दर्शन करो तो शिव का स्मरण करना पड़ता है। मैं समझता हूं, मैं मुख्यमंत्री बना जब से इस बात का मंत्र मेरे ध्यान में है कि प्रदेश में अच्छे से काम करना तो शिवाय नमः विष्णुवे नमः शिवाय नमः विष्णुवे नमः अपने सारी नैया पार। ये दो शब्द में सबका सार है। ऐसा अद्भुत क्षण है, इसका एहसास अपने को है। इसका भावार्थ भी हम सब समझ सकते हैं। संगठन समझ के सरकार चलाते रहो। नमस्कार, आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक बयान जो कि काफ़ी दिलचस्प है या गहन गंभीर है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बयान क्या है? मैं जो काम करता हूं या मेरा जो काम चल रहा है वो ओम शिवाय नमः, ओम वैष्णवे नमः, मतलब भगवान शिव और विष्णु जी की कृपा से चल रहा है। और इस बयान को उन्होंने जो प्रदेश कार्य समिति में जो बैठक हो रही थी उस दौरान कहा है, तो उसको लेकर काफ़ी वहाँ पे एक तरह से इससे व्यंग भी माना गया, मुख्यमंत्री की बेबसी भी माना गया। तो आइए बात करते हैं हम वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी से कि मुख्यमंत्री के इस बयान को क्या मायने, किस तरह से लिया जाए। देखिए राजन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब वो मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त लोकसभा चुनाव सर पर था, तो उनको उसी ढांचे में काम चलाना पड़ा जो शिवराज सिंह चौहान ने छोड़ा था। वो बदलाव नहीं कर पाए और उसके बाद लोकसभा चुनाव अब निपटा है। दिल्ली में मोदी सरकार उतनी ताकतवर होकर नहीं लौटी है, पर मध्य प्रदेश में मुझे ऐसा लगता है कि मोहन यादव को काम नहीं करने दिया जा रहा है। मोहन यादव अपने मन से कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। मोहन यादव पर कैबिनेट थोपी गई है। पहली चीज़, मुख्यमंत्री की अपनी कैबिनेट होती है जो अपनी मर्जी से बनाता है, वो भी नहीं बनी है। ब्यूरोक्रेसी का भी जो जिस तरह से प्लेसमेंट होना चाहिए वो भी नहीं हो पाया है। तो मेरी नज़र में मोहन यादव एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जिनका चेहरा सामने है, अच्छा बुरा जो होगा उसके जिम्मेदार वो हैं, लेकिन उनका रिमोट किसी और के पास है। वो अपने मन से अपना दैनंदिन काम भी नहीं चला पा रहे हैं कि अगर वो चाहें कि मुख्यमंत्री के तौर पर 4 लोगों को टाइट कर दें, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे तो अब ऐसा लगता है कि पिछले 2-3 दिन की घटनाएं हैं। भिंड का कलेक्टर सरेआम किसी से फ़ोन पे कहता है कि हिंदू मुस्लिम है, एक जगह बुलडोजर चला दे रहा है, दूसरी जगह नहीं। इसके लिए कलेक्टर पर आँच नहीं आएगी। इसका खामियाजा मोहन यादव को भुगतना पड़ेगा। अगर देश में बदनामी मोहन यादव की होगी, ठीक ऐसे ही अगर मालवा में एक कलेक्टर एक हाई स्कूल के प्रिंसिपल से उलझ जाता है, उसके बाद जो बदनामी होती है, तो खामियाजा किसका? मोहन यादव का। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री पर ही सारी बात आती है। तो सबसे बड़ी ज़रूरत आज मोहन यादव के लिए ये है कि उन्हें हाथ खोल के काम करने दिया जाए। उसके बिना कोई चीज़ संभव नहीं होगी। वो भले ही ओम नमः शिवाय या ओम विष्णुवे नमः करते रहेंगे, लेकिन रोज के रोज उनकी छवि खराब होती जाएगी। तो इसमें यह भी तो हो सकता है कि शिव जी और विष्णु जी की कृपा से उनकी ये सरकार चल रही हो, जितने भी काम उन्होंने किए हो उसमें अड़ंगा नहीं आया हो। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, उन्हें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है। अगर शिवराज सिंह चौहान की चलती तो 163 जीत के आए थे, उनमें दम होता तो खुद खड़े हो जाते। लेकिन कांग्रेस में जो हो सकता है बीजेपी में नहीं हो सकता। हाँ, जिस तरह की अटकलें लग सकती है, जिस तरह के दबाव मोहन यादव पर हैं कि वो सबको साथ लेके चलें, सबकी सुने और कोई भी बड़ा फैसला खुद ना करें, उसके चलते कैसे काम होगा? मुख्यमंत्री के सामने इतनी बड़ी चुनौतियां हैं। देखिए, ठीक है बीजेपी की सरकार थी, लेकिन सरकार का खजाना खाली है। लाडली बहना जैसी योजना है जो करोड़ों रुपए हर महीने जिसमें जा रहे हैं, कर्ज बजट से ज़्यादा कर्ज है। क्या करेंगे? बात हो रही है, अभी मेरी जानकारी में है कि पिछले साल घोषणा हुई थी कि
लड़कियों को, स्कूल जाने वाली, कॉलेज जाने वाली लड़कियों को स्कूटी मिलेगी। मोहन यादव स्कूटी नहीं दे पाए, लेकिन मंत्रियों के लिए नई गाड़ी उन्हें खरीदनी पड़ी, क्योंकि मंत्री तो मंत्री है। ये जो चीज़ें हैं, एक छोटे घर से आते हैं, उन्हें गरीब का दर्द है, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। हवाई जहाज मुख्यमंत्री के लिए जरूरी है, लेकिन लड़कियों के लिए स्कूटी जरूरी नहीं है, क्योंकि बजट ही नहीं है। नहीं, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि जैसे जिस तरह से 29 की 29 सीटें जीती हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी लोकसभा चुनाव में, और जिस तरह से अब आज देख रहे हैं कि छिंदवाड़ा में भी जीत हुई है बीजेपी की, तो ये किसी के सहयोग से हुई हो, सबने मिलके जीता हो, इसकी तरफ भी तो संकेत हो सकता है। ये ज़रूर है कि हाँ, डीजीपी और मुख्य सचिव तो आने वाले समय में वो बदलेंगे, उनका ही फैसला होगा। देखिए, एक बड़ी चीज़ ये है कि लोकसभा की जीत, उसमें मोहन यादव का कोई योगदान इसलिए नहीं माना जाता कि उन्हें समय नहीं मिला। वो सारा खेल जो है भाजपा की लोकसभा की जीत के लिए अगर किसी को क्रेडिट दिया जाता है तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दिया जाता है। उसने ऐसा अपने आप कुल्हाड़ी पे पाँव नहीं, आरी पे पाँव रखा कि सब हार गए, प्रदेश कांग्रेस कहीं थी नहीं, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है पूरी तरह से। रही बात उपचुनाव की, आज छिंदवाड़ा में जो उपचुनाव हुआ है उसमें बीजेपी की जीत नहीं है, बहुत कम अंतर से, और 18वें राउंड तक तो वो हार रहे थे। ये जरूर है कि जिस तरह से घेरा था कमलनाथ को विधानसभा के समय, फिर लोकसभा के समय और उसके बाद, तो चूंकि कांग्रेस ने कमलनाथ की खुद ही इज्जत खराब कर दी थी, और वहाँ भी इस उपचुनाव में भी लोग नहीं पहुँचे ठीक से। कांग्रेस, ये जो कुछ हुआ है, कांग्रेस समय पे कैंडिडेट तय नहीं कर पाई। जो लड़का आज चुनाव हारा है 2000 के अंतर के आसपास से, अगर उसे एक महीने पहले कैंडिडेट घोषित कर देते तो वो जीता होता। तो कांग्रेस अपने कर्मों से मर रही है। अगर कांग्रेस के योगदान की बात आएगी तो जो अगले चुनाव होंगे कि कांग्रेस कितने लड़ेगी, किस लेवल पे खड़ी होगी, तब मोहन यादव की छवि। अभी तो मोहन यादव जिस तरह से जो समस्याएं हैं वो उनके पूर्ववर्ती हैं, उन लोगों की है, तो जो पुण्य फल भी आ रहा है उसमें भी वही हिस्सेदार है। अब आएगी चुनौती असली, जब बजट हो गया, ब्यूरोक्रेसी का रिशफल होना है, नए चीफ सेक्रेटरी और डीजी आने हैं, ये देखेंगे हम कि किसकी पसंद के आते हैं। यहाँ नमः शिवाय चलता है या नमः विष्णु नमः चलता है। अच्छा, लेकिन कांग्रेस का तो मान गए कि कमलनाथ उनके क्षेत्र में अकेले पड़ गए, या जो भी कांग्रेस ने छोड़ दिया, ये उनकी बात हम करेंगे किसी ना किसी अन्य कार्यक्रम में। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो है बजट को लेकर, तो उन्होंने अब करीब 30% ज़्यादा बजट की बात की, और अभी तो कल तो घोषणा हुई है, उप मुख्यमंत्री ने कहा है, राजेंद्र शुक्ला जी ने, कि 5 लाख करोड़ का बजट आएगा अगली बार का। तो आपको नहीं लगता है कि इसमें ये विकास को लेकर ही कुछ ना कुछ उन्होंने पैमाना तय किया होगा? क्योंकि बजट में जो प्रावधान किए गए हैं इस बार, बहुत सारे फंड्स, बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा बढ़ाई हैं, और उन्होंने कार्यक्रम भी नए बहुत सारे शुरू किए, जिसमें कि जल संवर्धन है, वृक्षारोपण है, ये सब कार्यक्रम। आपको नहीं लगता ये योजनाएं जो हैं वो उतनी आकर्षित करेंगी जनता को? देखिए, जब आपके पास पैसा नहीं है, बजट आप 10 लाख का बना लो, 10 लाख करोड़ का बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब 4 लाख करोड़ का बजट बनाया, उस पर आपके ऊपर 4 लाख करोड़ का कर्जा है, कहाँ से लाओगे पैसा कहाँ से आएगा? आप बजट कुछ भी बना लीजिए, आपकी आमदनी क्या है? खर्चे तो आप लगातार कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए कर्ज ले रहे हैं, हवाई जहाज खरीदना है, गाड़ियाँ खरीदना, उनके लिए भी कर्ज ले रहे हो। तो बजट में प्रावधान आप 50 लाख करोड़ का कर दो, भारत सरकार से ज़्यादा कर दो, पर लाओगे कहाँ से, करोगे कैसे? आमदनी का क्या साधन है? क्योंकि जो भी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं अटकी पड़ी हैं। कहने को चुनाव जीतने के लिए लाडली बहना योजना आ गई, और भी तमाम घोषणाएं हो गई, लेकिन पैसा अब कहाँ है? मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में सबसे बड़ी चुनौती मोहन यादव के पास अपनी सरकार चलाने की होगी। तनख्वाहें कहाँ से बांटेंगे, वो संकट होने वाला है। राजेंद्र शुक्ल कुछ भी कहें या कोई कुछ भी कहे, भाई खर्च तो तब होगा जब आमदनी होगी। जितना बजट, उससे ज़्यादा कर्जा छोड़ के गए शिवराज सिंह चौहान, और रोज कर्जा, हर महीने कर्जा लेना पड़ रहा है। इसके लिए मोहन यादव जिम्मेदार नहीं, लेकिन भुगतना उन्हें पड़ेगा। अच्छा, योजनाओं की बात करते हैं, जैसी बहुत सारी, तो ये कहा जाता है कि जो पूर्व की सरकारें हैं वो योजनाएं थोप के गई हैं। अभी उन्होंने कल एक फैसला लिया एक दिन पहले कि रात को जो है जितने मार्केट्स हैं, 24 घंटे जो नाइट जो है जितनी भी शॉपिंग है वो हर जगह नहीं होगी, क्योंकि अपराध या ड्रग्स की कई जगह ये शिकायतें मिली थी।
दूसरा सिंहस्थ को लेकर और बड़ी तैयारी में कर रहे हैं। सिंहस्थ के लिए उन्होंने अलग से एक पूरा बजट तैयार किया जिसमें कि उसमें जो शिप्रा नदी और कान्हा नदी का डाइवर्जन है और बड़े पुल बनाने हैं। तो ये तो प्रावधान बजट में होगा कि नहीं होगा इसमें? देखिए, सिंहस्थ के लिए तो प्रावधान करना पड़ेगा जी, क्योंकि ओम नमः शिवाय अगर वास्तव में नहीं बोलोगे तो फिर, और मोहन यादव उज्जैन से आते हैं। लेकिन मैं एक नागरिक की हैसियत से उनसे अनुरोध करूंगा कि 2 सिंहस्थ हुए हैं हमारे सामने, 2004 और 2016। इतना पैसा गया था, वो गया कहाँ, उसका क्या उपयोग हुआ? आप उज्जैन के विधायक भी हैं, कभी ये तो देखिए। क्योंकि अगर आप ईमानदारी से महाकाल के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इस सिंहस्थ में वो व्यवस्थाएं कर दीजिए जो 2032 में 12 साल बाद जब आएगा, 28 के बाद, क्योंकि 12 साल होगा तो 36 हो जाएगा। 2036 में जब सिंहस्थ हो तो वहाँ किसी को कुछ ना करना पड़े, सारे स्थायी बंदोबस्त हों हर बार। भाई 2004 में भी हमने देखा था छिपरा एक मुद्दा थी, 2016 में भी हमने देखा कि छिपरा एक मुद्दा है, और आज 2028 में जो होने वाला है उसमें भी छिपरा एक मुद्दा है। तो ये काम ईमानदारी से, चूंकि इन्होंने जब मुख्यमंत्री बनने के बाद घर गए थे तो उन्होंने कहा था मैं राजा नहीं हूँ, मैं महाकाल का बेटा हूँ, और मैं महाकाल के उस बेटे से ही अनुरोध करूँगा कि पैसे और ज़्यादा लग जाए लेकिन स्थायी व्यवस्था कर दीजिए, ताकि उज्जैन के लोग जाने ना जाने लेकिन दुनिया के लोग जो उज्जैन आते हैं उन्हें ये लगे कि हाँ उज्जैन में कोई बदलाव हुआ है। वो अगर छिपरा में डुबकी लगाएं तो मल मूत्र उनके ऊपर से ना निकले, ये बंदोबस्त अगर करेंगे तो इतिहास में लिखे जाएंगे। बजट उसके लिए इशू नहीं है, नियत, क्योंकि हर जगह मैं दावे के साथ कहता हूँ, चाहे 4 का हो चाहे 16 का हो, महाकाल के नाम पे खुल के लूट मचाई है लोगों ने। ये बंद कर देंगे, ये रोक देंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अब दूसरी बात जो है, बहुत सारे फैसले ऐसे हैं कि मोहन यादव जी को अभी तक ब्यूरोक्रेसी सीरियसली नहीं ले रही है। पहला फैसला उन्होंने कहा था कि जहां रजिस्ट्री होगी उसके तत्काल बाद नामांतरण हो जाएगा, लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पाया है। रात में बाजार खोलने की जो बात थी, ये प्रस्ताव आया था और उन्हीं के समय का है, पहले का नहीं है। लेकिन अब ब्यूरोक्रेसी एक तो टांग अड़ाती है, पूरी तैयारी नहीं करती है। मैं कहता हूं कि इस प्रस्ताव की घोषणा के तत्काल बाद डीजी को सिक्योरिटी का और सीएस को एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अपना एक प्रेजेंटेशन देना चाहिए था, लेकिन दोनों ने नहीं दिया। और जो सबसे बड़ी बात है, मोहन यादव के आसपास अभी जो सलाहकार हैं वो उनके हितचिंतक नहीं हैं। अन्यथा अगर उनका जो मंत्रिमंडल के अलावा जो व्यक्तिगत सलाहकार होते हैं वो उन्हें बताते कि पहले ये काम करिए उसके बाद ऐलान करिए, नहीं तो ये फैसला वापस नहीं लेना पड़ता। इंदौर में जो हुआ है वही, रात स्वाभाविक है कि रात में बाजार खुलेंगे, अच्छी बात है, उसकी भूमिका किसकी बढ़ेगी? पुलिस की भूमिका बढ़ेगी। पैसा लोगों के पास होगा तो वो खर्च करेंगे, सरकार को जीएसटी मिलेगी, सब होगा। लेकिन जब जो दुकानें दिन में खुल रही हैं और जिन पे ग्राहक नहीं है, लोगों के संकट हैं, उनके बारे में सोचते भाई पैसा आए तब तो आदमी खर्च करेगा। जीएसटी वसूल सकते हो, लेकिन जब सिक्योरिटी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, तो कैसे होगा? हो सकता था, मुख्यमंत्री ने कहा था वो सब काम हो सकता था। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में करके दिखाया, चाहे शिक्षा का मामला हो चाहे दूसरे मामले हो। मोहन यादव को मुझे ऐसा लगता है ब्यूरोक्रेसी का भी पूरा साथ नहीं मिल रहा है। नहीं, आपने कहा कि ठीक है कि बाजार खुले रखने को लेकर जो है वो एक माना जा सकता है एक फैसला पलटा है उन्होंने, अवैध कॉलोनी वाला फैसला पलटा है। और जितनी माइनिंग हो रही है, इलीगल माइनिंग, उन्होंने अभी माइनिंग पर पूरी रोक लगाने की घोषणा करी। कई जगह तो माइनिंग बंद हो गई है, बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं नदियों के किनारे ताकि उनकी क्रेन्स या ट्रक डंपर नहीं घुस सके। आपको नहीं लगता है कि ये इसमें जो ब्यूरोक्रेसी का पहले जो जिस तरह से ढील थी वो उसको थोड़ी सी कसावट लाने की कोशिश की गई है? जमीनी हकीकत कुछ और है। मुख्यमंत्री जो कोशिश कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी उनका साथ नहीं दे रही है। माइनिंग बदस्तूर जारी है, कुछ जगहों को छोड़ दीजिए, और माइनिंग वही लोग करवा रहे हैं जो सरकार में, जो अब तक पिछले 20 साल में, 1.25 साल छोड़ दीजिए कांग्रेस का, या 18 साल में उमा भारती, बाबूलाल गौर और कमलनाथ का कार्यकाल निकाल दो तो शिवराज सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं। वो लगातार खुद को नर्मदा पुत्र कहते रहे हैं। और ये भी दुर्भाग्य है कि उन्हीं के कार्यकाल में माइनिंग में एक IPS अफसर मरा और जाने कितने कर्मचारियों की जानें गई हैं। नर्मदा जिसे उन्होंने माँ कहा और जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया, उसको छेद दिया गया है भालों से, उसमें JCB चला चला के। आज
पूर्व कैबिनेट मंत्री कमल पटेल ने ये मुद्दा उठाया था, वो ऊपर तक ले गए थे, रोक नहीं लग पा रही है। तो मोहन यादव को भी ये देखना पड़ेगा जो वो कह रहे हैं वो कितना हो पा रहा है। अभी नई चीज़ जो आई है कि उन्होंने परिवहन चौकियां बंद की, वहाँ पूरा उसमें 2 दिन पहले ये फैसला किया कि ना चेक पोस्ट बंद हो जाएंगे, पर अगले दिन ही मजबूरन उनको वो फ्लाइंग स्क्वाड घोषित करने पड़े। ये राजन जी, ये जो एक पैरेलल सिस्टम है आमदनी का सरकारों का, जिसमें सबका हिस्सा है, कोई नहीं बचता, मीडिया वालों से लेके और बड़े बड़े मतलब सरपंचों तक सब उसमें, तो उनका खर्च कहाँ से चलेगा? मोहन यादव जी घर से तो नहीं दे सकते, उसका विकल्प क्या करना पड़ा? फ्लाइंग स्क्वाड बनाने पड़े। तो मोहन यादव को खुली छूट के साथ काम करने देने के लिए अभी ना तो बीजेपी नेतृत्व तैयार है, वो सिस्टम नहीं, यादव जी बदलना चाहते हैं लेकिन वो जिनके सबके हिस्से हैं वो नहीं बदलने देंगे। और यही सबसे बड़ी चुनौती मोहन यादव को है। कांग्रेस नहीं है काम सामने, कोई कुछ नहीं है, पार्टी के भीतर से मोहन यादव का खून पीने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। चलिए, ये मानते हैं कि चलिए ठीक है, बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसमें कि जैसे ट्रकर्स काफ़ी खुश हुए हैं उससे, या एक उनकी एक जरूर चिंता है कि शायद पुलिस वसूली ना करने लग जाए उनसे इसके बदले में, क्योंकि जगह जगह शिकायतें मिलना शुरू हुई कि कई जगह पुलिस वाले इस तरह की वसूली करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो पहले कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी या जो बड़े नेताओं की नाराजगी थी वो कुछ हद तक अब मोहन यादव की तरफ नहीं है, वो डाइवर्ट हो गई है? नहीं, अब देखिए, जो आपने कहा ना कि ट्रकर्स खुश थे, वो 24 घंटे ही खुश रहे क्योंकि फ्लाइंग स्क्वाड खड़े हैं। वो सिस्टम बंद नहीं होगा, वो वसूली नहीं बंद होगी, बंद कर ही नहीं सकते। मोहन यादव जी अगर वसूली बंद करवा देंगे तो वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उन्हें लोग मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे। इसमें उनका मातृ संगठन, उनका हाईकमान, उनके साथी, उनके माता सब शामिल हैं। ये असंभव हो गया है। ये व्यवस्था तो तभी बंद हो सकती है कि जब पूरा अमला आवा ईमानदार हो। आप और हमने सबने देखा है पिछले 20 सालों में वो संगठन जो अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहता है, उसकी वेल्थ देखो, इमारतें, संस्थान चारों तरफ, वो पैसा कहाँ से आया है? पैसे की आमदनी का मुख्य जरिया क्या है? ट्रांसपोर्ट, चंदा, ट्रांसपोर्ट से निकलता है। ये पुरातन व्यवस्था है। वही आ जाए, पार्टी फंड भी है थोड़ा बहुत। नहीं, पार्टी फंड वो आता है, लेकिन जो व्यवस्था बनी है, जो सरकारी उगाही का सिस्टम है, उमा भारती बनी थी, सन्यासी थी, वो भी नहीं बंद कर पाई थी। बाबूलाल गौर तो बेचारे कर ही नहीं सकते थे, शिवराज सिंह ने उसे और बढ़ाया है। मोहन यादव जी ने कोशिश की, लेकिन 24 घंटे में उन्हें जो फ्लाइंग स्क्वाड बनाने पड़े हैं, ये उनकी मजबूरी है। और आदमी अच्छे हैं, अच्छे कदम उठा रहे हैं, पर जब व्यवस्थाएं ही गलत हैं, उनका क्या करेंगे वो? लेकिन अभी कार्यकर्ता, मतलब जैसे कि अभी रामनिवास रावत को लिया गया तो कुछ कार्यकर्ताओं का जो है वो आक्रोश थोड़ा सा निकला, कुछ मायूस हुए जब रामनिवास रावत को लिया गया। तो कार्यकर्ताओं की जो मायूसी है, आक्रोश है, इसमें तो मुख्यमंत्री का कोई लेन देन नहीं, वो तो पार्टी संगठन के ऊपर है। देखिए, होता क्या है, सामने चेहरा है मोहन यादव का, हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है। रामनिवास रावत को कांग्रेस का विधायक रहते मंत्रिमंडल में लेना मोहन यादव का फैसला नहीं है। अगर मोहन यादव का फैसला होता तो तत्काल उनको डिपार्टमेंट भी मिल जाता, लेकिन नहीं मिला है, ऊपर से थोपे गए हैं। और इसके पीछे एक क्या लॉजिक है, क्या थ्योरी है, या तो दिल्ली जाने, दिल्ली में बैठे लोग जाने। लेकिन जब आपके पास 163 एमएलए हैं, आप 2/3 से भी ज़्यादा बहुमत पर हैं, तब आपको क्या ज़रूरत है? आपकी सरकार खतरे में नहीं है। और कब? जब आप अपने उन विधायकों के जिन्होंने पार्टी को खून पसीने से सींचा है, मैं नाम लेता हूँ, गोपाल भार्गव, जयंत मलैया, अजय बिश्नोई, सीतासरण शर्मा, अर्चना चिटनिस, ओम प्रकाश सकलेचा, मीना सिंह, ऐसे तमाम नाम हैं जो अब आप सोचिए कि मोहन यादव की कैबिनेट में 25% विधायक मिनिस्टर जो हैं वो कांग्रेसी हैं। तो ये उन्होंने नहीं चुने हैं। ये जो सबसे बड़ी बात है कि पार्टी के लोगों को अब चेहरा सामने, फिर वही बात कहूँगा कि नाराजगी जब होगी तो मोहन यादव के नाम पर होगी। क्यों? आपको बताऊं कि रघुनंदन शर्मा प्रदेश के वरिष्ठतम राष्ट्रीय नेताओं में से एक है। उन्होंने कल बहुत खुल के कहा कि पार्टी में गंदगी आ गई है, कीचड़ आ गया, ऐसे साफ करो। मोहन यादव तो नहीं लाए बेचारे, क्या करोगे आप? तो वो फैसले मोहन यादव नहीं कर पा रहे हैं, उनके हाथ बंधे हैं, नाम उनका है, काम कोई और कर रहा है। और ये स्थिति अगर बनी रहेगी तो ऐसा नहीं है, बदनामी जरूर मोहन यादव की होगी, बेचारों को कुछ यश नहीं मिल पाएगा।
तो आपको क्या लगता है कि मोहन यादव ने फिर ये बात क्यों धीरे से राज्य की प्रदेश कार्य समिति उठाई कि मैं तो शिवाय नमः और विष्णुवे नमः के भरोसे चल रहा हूँ, और अब इसका क्या आप प्रतिफल देख रहे हैं आगे? नहीं, अब ऐसे देखिए, उन्होंने कहा है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा व्यंग्य है, क्योंकि वो भगवान का जाप कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ कर नहीं पा रहे ना। ये उन्होंने कहा है, भले ही ओम नमः शिवाय या ओम वैष्णवे नमः, ये दोनों चीज़ें, इनके अर्थ हम और आप निकाल लें, लेकिन वास्तविकता भी तो ये है। अब तक तो मोहन यादव पूरे जिलों के कलेक्टर अपने हिसाब से जमावट कर लेते, नहीं कर पाए। जो आपने पहले कहा CS और DG दोनों बदले जाने थे, ट्रैक पे आए कहाँ से सरकार? चूंकि जैसा पहले होता था, कांग्रेस के जो जितने रोग थे, कांग्रेस का रोग था कि CM दिल्ली से आता था, कांग्रेस का रोग था कि दिल्ली में बैठ के बंटवारा होता था। आज की तारीख में बीजेपी में वो सब रोग बड़े कायदे से लग गए हैं। मतलब कांग्रेस का DNA बीजेपी का DNA हो गया है, क्योंकि इतने कांग्रेसी जा चुके हैं। तो मोहन यादव तो मुझे ऐसा लगता है बेबस और लाचार मुख्यमंत्री है, क्योंकि उनको कुछ करने ही नहीं दिया, उनके लिए करने के लिए छोड़ते नहीं है। भाई रावत को क्या जरूरत थी रावत को मंत्रिमंडल में लेने की? मोहन यादव का फैसला नहीं है। जो लोग पुराने बैठे हैं, या तो आप कहिए कि जो गुजरात मॉडल में अपनाया किसी सीनियर को नहीं लेंगे, तो सबसे पहले फिर ये जो दिल्ली से भेजे तो उन्हें मंत्री नहीं बनाना था। जो भी है सब नए लाते, मोहन के साथ नई टीम होती, टीम वही पुरानी है। तो रिमोट कंट्रोल से मोहन चल रहे हैं तो उतना ही चलेंगे जितनी देर तक रिमोट दबा रहेगा। तो पिछले 6 महीने तो ठीक है, अब आने वाले 6 महीने उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसा लगता है अब जो ब्यूरोक्रेटिक रिशफल है या निगम मंडल है या दूसरी चीज़ें हैं जिन पर कि उनको अभी फैसले लेना है, उस पर सबकी नज़र रहेगी। देखिए, आने वाला हर दिन उनके लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां दिल्ली में बदली हैं। कांग्रेस सीना ठोक के सामने, भले ही उसकी सीटें 100 पर हैं अगर निर्दलीय 2 मिला लें, लेकिन वो राहुल गांधी आज सदन में खड़े होकर सरकार को कटघरे में लेते हैं, और उससे पूरा परिदृश्य बदला है। बदलाव कांग्रेस मध्य प्रदेश इकाई में भी होगा। इस तरह नहीं चलेगा कि ये जो गलवैयाँ करके चला रहे हैं, या जो लिफाफा संस्कृति चल गई है कांग्रेस में, वो बंद होगी। उसको फिर मजबूरन कांग्रेस के नेताओं को मोहन यादव का मुकाबला करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी चुनौती। अब रोज आएगा वो समय, क्योंकि पहले जैसी कांग्रेस नहीं है। तो मोहन यादव को तो रोज अपने आप को साबित करना पड़ेगा, बशर्ते कि उन्हें काम करने दिया जाए। अगर काम करने दिया गया, अपने ढंग से करने को मौका मिला, तब तो फिर वो उनकी चलेगी। अन्यथा अगर CS, DG और तमाम जो हैं उनकी पसंद के नहीं होंगे, तो दूसरे की टीम की कप्तानी बड़ा कठिन होती है। कप्तान वही अच्छा खेल पाता है जिसकी टीम अपनी हो, तो वो अपने 11वें बल्लेबाज से भी सेंचुरी बनवा लेता है। लेकिन और अगर पता लगा कि टीम दूसरे की है, तो ओपनिंग बैट्समैन ही 0 पे आउट होते हैं। ये सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ी चुनौती मोहन यादव जी के लिए है कि अगर अच्छे हैं, अभी तक उन पर कोई बड़ा दाग नहीं है, उनकी बैकग्राउंड साफ सुथरी है, तो उनको काम की छूट मिले, उनको अपने ढंग से अपनी टीम बनाने की छूट मिले। अन्यथा अगले 6 महीने ये भी संभावना है कि बहुत बुरे हों, और ये भी संभावना है कि अगले 6 महीने में उनके लिए अगले 4 साल के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाए। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो देखिए अरुण जी तो ये साफ साफ कह रहे हैं कि आने वाले 6 महीने उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए। लेकिन हम भी ये देखना चाहेंगे, और आप लोग भी इस बारे में ज़रूर टिप्पणी अपनी लिखिए, कि मोहन यादव ओम शिवाय नमः या ओम विष्णुवे नमः जो भी बोलें, जय महाकाल कब बोलते हैं, इसका सबको इंतजार रहेगा। आप इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय जरूर रखिए, और हमें अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।